मोहिनी नाम के अनुरूप ही मोहिनी सूरत दी थी भगवान ने उसे। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, दूध जैसा झग सफेद रंग, गुलाबी गाल, कमर तक लहराते काले रेशमी बाल, 5 फीट 5 इंच लंबा कद। कुल मिलाकर जो भी देखता बरबर से ही उसके रूप लावण्य पर मोहित हो जाता। भरा पूरा परिवार, दादा दादी, माँ पापा, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी वो। यहाँ तक कि 3 पीढ़ियों में उनके यहाँ कोई लड़की नहीं थी, इसीलिए सबकी लाडली थी। दादा दादी की तो ज़्यादा ही लाडली थी। भरे पूरे घर में प्यार और स्नेह से पलते हुए मोहिनी बड़ी हो रही थी और समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। फाइन आर्ट्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के पश्चात उसने अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जो लोगों को बहुत ही पसंद आई और उसकी सभी पेंटिंग्स हाथों हाथ बिक गई। आर्ट गैलरी ने उसको अपने साथ कार्य करने के लिए अनुबंधित कर लिया। उनके साथ मिलकर उसने कई अन्य शहरों में भी प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उसकी कलाकृतियों को सराहा गया। कई पुरस्कारों से भी उसे नवाजा गया। एक दिन मोहिनी का परिवार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया। वहाँ उसके दादाजी के बचपन के दोस्त सपरिवार आए हुए थे। उनकी मुलाकात मोहिनी के परिवार से हुई। मोहिनी के दादाजी ने उन्हें घर आने का निमंत्रण दिया जो उनके दोस्त ने शहर से स्वीकार कर लिया। मोहिनी की दादी और माँ ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। मोहिनी के दादाजी का होटल का कारोबार था। उसके पापा और भाई उसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए माँ और दादी भी मैनेजमेंट खूब जानती थी। मोहिनी के दादाजी का नाम राम था और उनके दोस्त का नाम बलदेव। बलदेव एक दिन अपने दोस्त राम से बोले, राम, अगर तुम बुरा ना मानो और तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी पोती मोहिनी का हाथ अपने पोते देव के लिए मांगना चाहता हूँ। मेरे पोते का नाम देव है और वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा है। बहुत ही होनहार बच्चा है और उससे भी बढ़कर नेक इंसान है। मोहिनी को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। राम कहने लगे, नेकी और पूछ पूछ, भला मुझे क्या ऐतराज होगा। तुम्हारे जैसे संस्कारित परिवार में मेरी पोती जाएगी तो मैं निश्चिंत और गौरवान्वित ही महसूस करूंगा। वो 80 का दशक था। उस समय ज़्यादातर शादियाँ बुजुर्गों और घर वालों की मर्जी से होती थी, लेकिन जब दोनों परिवारों ने आपस में बात की तब उन लोगों ने तय किया कि इसका अंतिम निर्णय मोहिनी और देव की मर्जी से ही होगा। मोहिनी की मां ने मोहिनी से बात की तो उसको भी कोई ऐतराज नहीं था। फिर यह तय हुआ कि मोहिनी के परिवार वाले देव के घर जाएंगे। जिस दिन मोहिनी का परिवार देव के घर बंगलोर जाने वाले थे, उसी दिन सुबह सुबह मोहिनी की आर्ट गैलरी से फोन आया कि पेरिस से एक पार्टी खास मोहिनी की ही पेंटिंग देखने के लिए आ रही है और उसका वहां होना अत्यंत आवश्यक है। तो यह तय हुआ कि मोहिनी बेंगलोर बाद में जाएगी, लेकिन पेरिस वाली पार्टी को उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने और पेंटिंग्स की डिमांड रख दी, जिसके कारण वह बाद में भी नहीं जा पाई। हफ्ते भर बाद जब उसका परिवार वापस आया तो वे बहुत खुश थे। दादाजी तो देव की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे थे। माँ और दादी ने मोहिनी से शादी की बात की तो मोहिनी ने कहा कि उसकी शादी के लिए केवल 3 शर्तें हैं। पहला, लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए जो देव है ही। दूसरी, लड़के को और उसके परिवार को मोहिनी के काम करने पे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण शर्त, लड़का दिखने में सुंदर हो। पहली 2 शर्तें तो ठीक थी, पर आखिरी शर्त सुनकर माँ और दादी दोनों आशंकित हो गए। वैसे दादी ने ही बचपन से मोहिनी के हृदय में ये बात बिठा दी थी कि उनकी राजकुमारी को ब्याहने एक सुंदर सा राजकुमार एक सफेद घोड़े में आएगा और उसे सोने की पालकी में बिठाकर अपने घर ले जाएगा। एक कहानी दादी उसे हमेशा सुनाया करती थी। दादी की इन्हीं कहानियों ने उसके बाल मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी कि उसका दूल्हा सुंदर ही होगा। बंगलोर से लौटते वक्त यह तय हुआ था कि देव किसी और दिन अकेले ही मोहिनी से मिलने उसके घर आएगा, लेकिन इसी बीच देव को किसी सेमिनार में लेक्चर देने के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। उसके लेक्चर से वहां के डीन इतने प्रभावित हुए कि उन्हें उसे अगले 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए वहीं रोक लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए जब वो कैलिफोर्निया चला गया, उसी दौरान उन दोनों की बातचीत फोन के माध्यम से होने लगी। मोहिनी को बातचीत से वो बहुत ही सुलझा हुआ, दूसरे की भावनाओं का आदर करने वाला, सभी विषयों पर अच्छी पकड़ वाला और अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व लगा। क्योंकि मोहिनी ने उसे देखा नहीं था, उस समय इंटरनेट का भी दौर नहीं था और देव के परिवार में सभी दिखने में बहुत सुंदर थे, तो मोहिनी ने अपने दिल और दिमाग में देव की ऐसी ही सुंदर छवि अंकित कर ली थी। इस बीच मोहिनी के दादाजी को अचानक मेजर हार्ट अटैक आया
और उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों के 2 दिन के अथक प्रयास के बाद भी दादाजी की सेहत में कोई खास सुधार नहीं आया। तब दादाजी ने मोहिनी और दादी को अपने पास बुलाया और ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। अपने टूटे फूटे शब्दों में उन्होंने मोहिनी से वादा लिया कि देव बहुत ही अच्छा लड़का है और उसी से शादी करे और उनकी बात का मान रखे। मोहिनी ने भी दादाजी से वादा कर लिया कि वो देव से ही शादी करेगी। दादी कुछ कहना चाह रही थी, परंतु दादा और पोती के बीच इन भावुक क्षणों में वे उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। अचानक दादाजी को सांस लेने में परेशानी हुई और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मोहिनी जल्दी से डॉक्टर डॉक्टर आवाज देती हुई बाहर की ओर भागी। नर्स भागकर कमरे में गई, साथ ही डॉक्टर भी आए, पर बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना से पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। देव का परिवार भी इस दुख की घड़ी में शामिल होने बंगलौर से आए। ऐसे ही कब 1 साल बीत गया पता ही नहीं चला और देव भी स्वदेश लौट आया। फिर ऑफिस का आवश्यक कार्य निपटाने के बाद देव मोहिनी से मिलने उसके घर आया। सभी देव की राह देख रहे थे। मोहिनी कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी और बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। देव को लेने उसके भाई और पापा एयरपोर्ट गए थे। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, सभी ने गर्मजोशी से देव का स्वागत किया। देव ने भी पैर छूकर सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। शिष्टाचार के बाद चाय नाश्ता लेकर मेड आई और मोहिनी और माँ भी। जैसे ही मोहिनी की आंखें देव से टकराई, मोहिनी तो जैसे बेहोश होते होते बची। उसकी कल्पना का देव और असलियत के देव में जमीन आसमान का फर्क जो था। वो अनमनी होकर सीधे अपने कमरे में चली गई। माँ भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली आई। ये देख देव को अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ आभास उसे पहले से ही था कि मोहिनी उसे देखने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। माँ के कमरे में पहुंचते ही मोहिनी जैसे फटसी पड़ी और बोली, जब आप देव को देख के आए थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? आपने तो एक बार मुझसे जिक्र नहीं किया कि देव देखने में कैसा लगता है, जबकि मैंने तो साफ शब्दों में कहा था कि लड़का सुंदर होना चाहिए। माँ बोली, मोहिनी देव में इतने गुण भरे पड़े हैं कि हमारा ध्यान उसकी शक्ल की ओर गया ही नहीं। उसके गुणों के कारण वो हमें बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन फिर भी केवल शक्ल के कारण तुमको ये लड़का पसंद ना हो तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद दादी देव को तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने लेकर आएंगी, उससे अच्छे से बात करना। दादी जब देव को उसके कमरे में छोड़ गई तो देव ने हंसते हुए कहा कि शायद आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई। मोहिनी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो चक्कर सा आ रहा था, इसलिए कमरे में चली आई। देव कहने लगा कि अगर आपको मैं पसंद नहीं तो किसी के दबाव में आकर हाँ मत बोलिएगा। मुझे तो आप बहुत पसंद हैं। अगर आपको परिवार वालों को बताने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं यही मना कर दूंगा इस रिश्ते के लिए। यह बोल के देव वहां से चला गया। देव के जाने के बाद माँ और दादी ने मोहिनी को बहुत समझाया कि केवल शक्ल की वजह से देव जैसा गुड़ी लड़का ठुकराओगी तो शायद ही तुम्हें ऐसा गुड़ी लड़का मिले। मोहिनी भी जानती थी कि देव सर्वगुण संपन्न है, परंतु वो अपने दिल और दिमाग के द्वंद्व के बीच में फंसी हुई थी। दिमाग कहता कि हाँ कर देनी चाहिए, पर दिल इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं था। जब दादाजी से किया हुआ वादा उसे याद आता तो वो भावुक हो जाती। कई दिनों के द्वंद्व के बाद मोहिनी ने अपनी माँ को अपना फैसला सुना दिया। वो देव से शादी करने के लिए तैयार थी। माँ ने खुश होकर देव के परिवार वालों को एक खुशखबरी सुना दी। देव ने यह सुनते ही मोहिनी से मिलने की इच्छा जाहिर की। दोनों बाहर ही मिले। देव ने मोहिनी को फिर से समझाया कि किसी के दबाव में आकर या दादाजी के वादे का मान रखने के लिए ऐसा फैसला लेना समझदारी नहीं है। पर मोहिनी अपने फैसले पर अडिग रही और शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। शादी के बाद मोहिनी ने बहुत कोशिश की कि उसके इस समझौते का सच किसी के सामने ना आए, लेकिन फिर भी यदा कदा देव को महसूस होता था कि जैसे उसे खुश होना चाहिए था वैसे वो थी नहीं। लेकिन देव के परिवार वालों को उसने पता नहीं लगने दिया। देव ने यह निश्चय किया कि जब तक मोहिनी उसे मन से नहीं अपनाएगी तब तक उनका रिश्ता दोस्त की तरह ही रहेगा। मोहिनी ने अपने अच्छे व्यवहार से सारे घर वालों का दिल जीत लिया था। उनकी शादी को 2 साल होने को थे कि अचानक मोहिनी के भाई की तबीयत खराब होने के कारण उसे देखने वो अपने घर आई। टेस्ट कराने पर पता चला कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज भी संभव नहीं है। पूरा परिवार शोक में डूब गया। उसको बड़े से बड़े अस्पतालों में दिखाया, परंतु सभी ने एक ही जवाब दिया। देव ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसका एक दोस्त डॉक्टर था, उसने उसे बताया कि
इसका इलाज कीमोथेरेपी ही है और साथ साथ योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपचार भी संभव है। पूरे 6 महीने तक देव ने रात दिन एक कर दिए मोहिनी के भाई की देखरेख में। बहुत कोशिशों के बाद मोहिनी के भाई की तबीयत में सुधार आने लगा। फिर डॉक्टरों ने उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया। डॉक्टर ने 2 महीने का समय दिया और कहा कि अगर इस समय में यह काम कर गया तब यह टेस्ट सफल हो जाएगा। इन 2 महीनों में उसने पूरा योगाभ्यास किया और सारी परहेज नियमित की। देव ने हर चीज का ख्याल रखा। 2 महीने बाद जब देव बोन मैरो रिपोर्ट लेने गया, सभी परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देव वापिस आया और उसने एक खुशखबरी परिवार वालों को दी, मोहिनी सबके सामने उछलकर उससे लिपट गई। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। घर आकर मोहिनी ने देव से कहा कि तुम दुनिया के सबसे सुंदर और नेक इंसान हो। मैं ही मूर्ख थी कि तन की सुंदरता को सब कुछ मान बैठी। तुम्हारे इतने सुंदर मन को नहीं पहचान सकी। और उससे बोली, तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर पाओगे देव। तुम मुझे जो सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी। देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मैंने तुम्हें कभी दोषी ठहराया ही नहीं तो माफी कैसी। दोनों मुस्कुराने लगे। फिर 2 दिन बाद वे दोनों खुशी खुशी अपने घर बंगलौर चले गए। 1 साल बाद उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आंगन में किलकारियां जो गूंजने लगी थी। दोनों बच्चों का नामकरण धूमधाम से मनाया गया। एक लड़का और एक लड़की हुए थे। लड़का हूबहू देव की कॉपी था और लड़की अपनी माँ की। देव कहने लगा, मोहिनी मेरा बेटा तो बिल्कुल मेरी तरह काला कलूटा है। जिस पे मोहिनी ने कहा, खबरदार मेरे देव को काला बोला तो उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। दादा दादी अपने पोते पोती में मगन हो गए और देव और मोहिनी अपनी गृहस्थी और ऑफिस में। हंसी खुशी सब चल रहा था। बच्चे भी बड़े होने लगे। अब वे स्कूल जाने लगे थे। इसी प्रकार 6 साल बीत गए। आज बच्चों का जन्मदिन था। खूब धूमधाम से पार्टी दी गई थी। शाम को देव कुछ थका थका सा लग रहा था तो सबने उसे आराम करने को कहा, यह सोचकर कि पार्टी की थकान होगी। सुबह उठकर भी देव को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो हल्का फुल्का नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चला गया और जैसे ही दवाई लेता बुखार उतर जाता, पर जैसे ही दवाई का असर समाप्त होता फिर बुखार चढ़ जाता। ऐसा करते करते 3-4 दिन हो गए। डॉक्टर को दिखाया, कई टेस्ट करे पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर स्पेशलिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर पूछा कि इनको कभी किसी कुत्ते ने काटा था क्या। देव की माँ ने बोला, हाँ, एक पागल कुत्ते ने काटा था बचपन में, पर हमने तो पूरे 14 इंजेक्शन लगवाए थे। डॉक्टर बोला कि कई लाखों लोगों में ऐसा कोई केस होता है कि जब बीमारी काफी साल बाद उभर आती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका इलाज सही तरीके से हो, पर इसके लिए देव को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। देव हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मोहिनी और उसका भाई हॉस्पिटल में रुके और बाकी सबको घर भेज दिया। कई दिनों से देव ने कुछ भी खाना नहीं खाया था और बहुत कमजोर हो गया था। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ये बीमारी इतना उग्र रूप ले लेगी। आज उसे सुबह से ही अधिक बेचैनी सी थी। कई रातों से ठीक से सोया नहीं था तो डॉक्टरों ने नींद की डोज दी, जिससे उसे नींद आ गई। 12 बजे के करीब उसने पानी मांगा तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही थी और बेचैनी और बढ़ गई थी। डॉक्टरों ने भी कई तरीके आजमा लिए थे ताकि उसे ठीक महसूस हो, परंतु कोई फायदा नहीं था। मोहिनी ने घर फोन करके सास ससुर और माँ पापा को भी बुला लिया। सुबह के 4 बजे देव ने आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। पूरे परिवार में कोहराम मच चुका था। यह खबर सुनकर मोहिनी तो जैसे पत्थर हो चुकी थी। देव के शरीर को घर लेके आया गया। देव के दोस्त और जानकार जिसने भी सुना भागा चला आया, लेकिन मोहिनी तो बुत बन चुकी थी। सभी ने उसे रुलाने की बहुत कोशिश की पर वो ना रोई। जब अंतिम यात्रा का समय आया तब मोहिनी अंदर गई और शादी का जोड़ा पहनकर और पूरा श्रृंगार करके आई तो सब लोग उसे देखते ही रह गए। सबने सोचा कि वो सदमे में है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है, लेकिन मोहिनी अपने माँ पापा सास ससुर सबके पैर छूने लगी। फिर अपनी सासू माँ की ओर मुताफिक होकर बोली, माँ आपका बेटा क्या समझता है कि मुझे यूं अकेले छोड़कर चला जाएगा और मैं उसे जाने दूंगी। फिर उसने अपने बच्चों को खूब प्यार किया और उन्हें सासू माँ की गोद में देकर बोली, लो संभालो इनकी जिम्मेदारी, और देव की लाश से लिपट लिपट के रोने लगी। सबने उसे अलग करने की कोशिश भी नहीं की कि उसके अंदर भरा गुबार बाहर निकल जाए, और रोते रोते ही अचानक शांत हो गई।
उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। सबने उसे मिलकर उठाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी पिलाने की कोशिश भी की, परंतु उसका शरीर एक तरफ लुढ़क गया। वहां मौजूद उनके फैमिली डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करके बोला, शी इज नो मोर। जिसने भी सुना सबका कलेजा मुंह में आ गया। क्या हो गया? एक हंसता खेलता परिवार अचानक यूं बिखर जाएगा, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यही सच था। एक साथ दो अर्थियां दोनों पिताओं को ढोनी पड़ी। दोनों सबको रोता बिलखता छोड़ साथ साथ रुखसत हुए इस जहां से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।